Hey guys, this is Ram Bishnoi and you're watching Geographyguru. In today's episode, we are going to continue our class 10th geography यानी कि क्लास 10th की ज्योग्राफी को हम कंटिन्यू रखेंगे और उसमें पढ़ेंगे आज सेकंड चैप्टर को, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, बात करेंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, यानी ये चैप्टर भी बहुत ईजी रहने वाला है। जितने भी कंसेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 to 9 के बीच में, यानी उन्हीं कंसेप्ट को हम रिपीट करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी डिटेल रहेगी सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। यानी आपको इस जो सेकंड चैप्टर है इसको आपको प्रिपेयर करना है आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए, पीरियोडिक एग्जाम के लिए। और पीरियोडिक एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमें अच्छा स्कोर करना है इंटरनल असेसमेंट में, अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे बायोडायवर्सिटी के द्वारा, यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज रिच इन द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में इंडिया काफ़ी रिच है, टॉप 12 कंट्रीज़ में आता है। कैसे आता है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द रीज़न बिहाइंड द रिच बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो रिच बायोडायवर्सिटी है वी आर अमंग द टॉप 12 कंट्रीज, तो क्यों है उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना बाय द IUCN। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्लासीफाई किया है कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फ्लोरा एंड फौना को, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जो हम 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वनों के लाभ क्या हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द वन मेजर प्रॉब्लम, द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो वो कम होते जा रहे हैं, क्या कारण है वो हम फाइंड आउट करेंगे। एंड इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड रोल ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी इसमें क्या रोल प्ले करिए और गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करिए। यानी कि कुछ छोटे से 4 या 5 हमारे कंसेप्ट या टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में। लेट्स बिगिन, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ये हमारा सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का है। ये जो हमारी अर्थ है इसमें हम अकेले नहीं रह रहे, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये हम हैं, ये हमारी पड़ोसी हैं और ये हमारी अर्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं दिस इज़ आवर अर्थ, ये हम हैं, ये हमारे पड़ोसी है, ये हमारे फ्लोरा है, ये हमारे फौना और हम रह रहे हैं। यानी कि हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हमारी अर्थ को लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़ों के साथ, लाखों करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। उसमें फ्लोरा भी है, उसमें फौना भी है, तभी तो अर्थ है, उसके ऊपर हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो अर्थ है, ये नहीं कि दिस इज जस्ट फॉर अस, कि हमें ही मिली है बाकी है वो यूजलेस है, ऐसा नहीं है। हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें रहना है तो उनका रहना भी उतना ही ज़रूरी है। यानी वो रहेंगे तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तभी वो रहेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करते हैं। सो आवर अर्थ इज होम टू ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बैक्टीरिया एंड ग्रास टू बनियन ट्री, एलिफेंट्स टू द ब्लू व्हेल्स, यानी कि छोटे से लेकर के बड़े तक। यानी जो हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं, वायरस की भी बात करते हैं, वो भी इसी अर्थ का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हर किसी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, हर किसी का एक तरीके से इस ऑर्गेनिज्म में वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेंटेन द ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का साइकिल है उसको मेंटेन रखते हैं ये। ऐसे ही दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन नॉट ओनली द क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, उनको मेंटेन रखते हैं। बारिश लाने में, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको लाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। ऐसे जो वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो भी उतनी ही हेल्प करते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वाटर, सॉयल एंड एयर, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। तो हमें हो सकता है कि हमें नहीं पता हो, लेकिन हर किसी की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अब पर्टिकुलरली अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, कि वो क्या है, किस कंडीशन में है और क्यों है और हमें क्या करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी की और इंडिया के बायोडायवर्सिटी की पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि ये बायोडायवर्सिटी होती क्या है। सो द टर्म बायोडायवर्सिटी
इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। जो बायोडाइवर्सिटी है ये दो वर्ड से मिलके बना है। बायो मीन्स लिविंग मैटर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए, सच एज द ट्री, प्लांट्स, एनिमल्स। एंड डाइवर्सिटी मीन्स द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की जो वाइड वैरायटी होती है उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, यानी कि बायोट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो जीव, जिसको साइंस में अगर हिंदी मीडियम में आपने कहीं पढ़ा तो उसको सजीव बोलते हैं। और डाइवर्सिटी मीन्स द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, यानी कि जो वेरियस टाइप्स के प्लांट्स हमारे आसपास मिल रहे हैं, ओके, वेरियस टाइप्स के जो एनिमल्स मिल रहे हैं, तो ये क्या होगी, डाइवर्सिटी होगी। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी is a word that is the combination of two words. Bio, that means the living matter, and diversity, that means the wide variety of some things. तो biodiversity का मीनिंग क्या होगा कि all the plants and animals found in a particular area, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टाइप के प्लांट्स या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होगी। जैसे हरियाणा में जितने मिलेंगे तो वो हरियाणा की बायोडाइवर्सिटी होगी, दिल्ली में जितने मिलेंगे वो दिल्ली की बायोडाइवर्सिटी होगी, हिमालयन रीजन में जितने मिलेंगे तो वो हिमालय की बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ओके, तो ये तो एक टर्म थी छोटी सी जो हमें समझना जरूरी था, क्योंकि इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब जो इंडिया की बात करें, इंडिया इज क्वाइट रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में इंडिया बहुत रिच है। अब इससे रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, दैट इज हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। कि हमने एक लाइन तो बोल दी कि इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है कि इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। एलोबरेट, एक्सप्लेन कीजिए या गिव रीजंस, कारण बताइए कि कैसे आप कह रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी में इंडिया रिच है। तो यहाँ पे हम कुछ रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी कैन से दैट इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट, 12 कंट्रीज हैव द स्टेटस ऑफ कंट्रीज विद ग्रेटर बायोडाइवर्सिटीज। जो 12 कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनके पास स्टेटस है जो ग्रेटर बायोडाइवर्सिटीज वाले कंट्रीज, यानी कि जिसको हम महाजैव विविधता वाले देश मानेंगे हिंदी में अगर कहें तो। सो देर आर द 12 कंट्रीज विथ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिया इज अमंग दम। इंडिया उन 12 में इंक्लूड है। तो वो 12 कंट्रीज कौन सी है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, इक्वेडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू एंड द जायरे। एंड इंडिया इज अमंग दीज 12 रिच बायोडाइवर्स कंट्रीज में आता है। तो इससे हम एक प्रूव होता है कि वी आर क्वाइट रिच इन दिस वन, कि हम अगर 200 मोर देन 200 जो कंट्रीज है उसमें अगर टॉप 12 में आ रहे हैं, इट मीन्स दैट हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज की कंडीशन है वो काफ़ी रिच है। इफ़ वी लुक एट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दीज कंट्रीज जॉइंटली, अगर हम सभी कंट्रीज के बायोडाइवर्सिटीज को देखें, देन इट विल बी द 60 to 70% ऑफ द नॉन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड की जो 60 to 70% जो बायोडाइवर्सिटी है वो इन टॉप 12 कंट्रीज में मिलती है। ओके, सो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि वी आर क्वाइट रिच इन द बायोडाइवर्सिटी। चलिए थोड़ा सा और डीपली बात करते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया रिच है बायोडाइवर्सिटी में। तो यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग देयर आर 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स फाउंड इन इंडिया। यानी कि अकेले इंडिया में 47,000 स्पीसीज है वो प्लांट्स की मिलती है, 47,000 स्पीसीज। तो इससे भी आइडिया लगता है कि अकेले अपने देश में इतनी सारी जो स्पीसीज मिलती है, प्रजातियां मिलती है, तो इससे भी वी कैन से दैट इंडिया इज रिच इन द बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड, अबाउट 90,000 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। 90,000 के आसपास जो वाइल्ड एनिमल्स की स्पीसीज है वो भी इंडिया में मिलती है। सो अगेन वी कैन से दैट इंडिया इज रिच इन द बायोडाइवर्सिटी। इसके साथ साथ अगर हम दोनों की बात करें, दिस इज प्लांट स्पीसीज इज द 7% ऑफ द वर्ल्ड एंड एनिमल स्पीसीज, वाइल्ड एनिमल्स की जो स्पीसीज है दैट इज द 6.5% ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि विश्व के 7% के आसपास जो प्लांट्स हैं और 6.5% के आसपास जो वाइल्ड एनिमल्स है वो अकेले इंडिया में मिलते हैं। ओके, इनफ है ना। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि हम रिच हैं, अभी भी मत मानिए आप। देयर आर नियर अबाउट 5,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, more than 1,200 species of the birds, more than 2,500 species of the fish, and more than 50,000 species of the insect, including the 13,000 butterflies are also found in India. यानी कि ये तो ठीक है, हमने प्लांट्स की देख लिया, हमने वाइल्ड एनिमल्स है 90,000 के आसपास, जो प्लांट्स की स्पीसीज है दैट इज़ द 47,000। इसके अलावा
5,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फूलों वाले जो पौधे हैं उनकी 5,000 के आसपास जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, वो अकेले इंडिया में मिलती है। एंड मोर देन 1,200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की 1,200 से ज़्यादा जो स्पीसीज है वो इंडिया में मिलती है। 2,500 से ज़्यादा जो स्पीसीज है फिश की, वो भी इंडिया में मिलती है। एंड 50,000 से ज़्यादा जो स्पीशीज़ है ऑफ इंसेक्ट्स की, इंक्लूडिंग 13,000 के आसपास बटरफ्लाइज की, वो भी इंडिया में मिलती है। तो यहाँ पर इतने एविडेंस काफ़ी रहेंगे जो हमें प्रूव करना है दैट इंडिया इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये जो आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन हमें अच्छे समझना है कि पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ plants, flora and fauna found in a particular area is known as the biodiversity of that particular area, उसे हम biodiversity कहेंगे। उसके बाद हमें प्रूव करना है that India is among the top 12 rich biodiversity country, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है। ओके, तो ये हुई गई बात कि कैसे हम रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में। अब बात आती है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया इज अमंग द टॉप 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है? तो इसका पहला जो रीज़न मिलेगा दैट इज़ द ह्यूज साइज ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे पास 2.4% जो एरिया आता है टोटल अर्थ का। ओके, सो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, एंड ड्यू टू द ह्यूज साइज दैट इज़ नेचुरल दैट लार्ज वराइटीज़ ऑफ द फ्लोरा एंड फोना फाउंड इन इंडिया। जब बड़ा साइज होगा तो नेचुरली ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ना, कितना बड़ा देश है तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि जो फ्लोरा एंड फोना है उनकी वैरायटीज़ अधिक मिलेगी, क्योंकि क्लाइमेट में या फिर जो क्लाइमेटिक फैक्टर है या फिर रिलीफ फीचर्स है उसमें डिफरेंस आएगा। इफ़ वी कंपेयर विद द श्रीलंका और द भूटान और द नेपाल के साथ या बांग्लादेश की बात करें, उनका साइज छोटा है तो वहाँ पर इतनी बायोडाइवर्सिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, पहला है द ह्यूज साइज ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज पर द टोटल एरिया की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग, सो देर आर द मोर चांसेस ऑफ ह्यूज diversities. Second, variations in rainfall. In our country, there is a variations in rainfall. Some parts of the countries which receive the more than 400 centimeter rainfall. कुछ एरियाज ऐसे हैं which receive the more than 1,000 centimeter rainfall से भी ज़्यादा वहाँ पर एनुअल रेनफॉल होती है। सम रीजन्स आर देयर विच रिसीव लेस दैन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। राजस्थान की बात करें, हम लेह लद्दाख की बात करें तो वहाँ 10 सेंटीमीटर भी नहीं होती। जब ह्यूज जो वेरिएशंस है दैट सपोर्ट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होंगे। ओके, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वो प्लांट तो राजस्थान में नहीं हो सकता ना, जो राजस्थान में हो सकता वो वहाँ पे नहीं हो सकता। तो अगर ये वेरिएशंस नहीं होती तो शायद इतनी डाइवर्सिटीज़ नहीं होती। सो वेरिएशंस इन रेनफॉल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द huge biodiversity in India. Second, variations in temperature. Not only in the rainfall, there is a variations in temperature throughout the country. अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, इन द कोस्टल एरियाज टेम्परेचर रिमेन्स ने अबाउट मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ की रहती है। टेम्परेचर रहता है 18 to 26 डिग्री के आसपास रहता है थ्रू आउट द ईयर। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें या फिर नॉर्दर्न हिमालयन रीजन की बात करें, द्रास कारगिल में टेम्परेचर रिमेन्स इन द माइनस में रहता है, वो -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इवन इन द समर। ओके, राजस्थान की बात करें, इट रिमेन्स नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर एंड इन समर इट रिमेन्स नियर अबाउट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर में वेरिएशंस है उसके कारण भी वेरियस टाइप्स के जो प्लांट्स है वो डेवलप हो पाए। अगर एक जैसा टेम्परेचर होता तो भी शायद इतनी वेरिएशंस नहीं मिलती। सो वेरिएशंस इन टेम्परेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज द वेरिएशंस इन टोपोग्राफी। टोपोग्राफी और द रिलीफ फीचर्स इसको आप कह सकते हो। वी आर हैविंग द वेरियस रिलीफ फीचर्स, जितने भी होते हैं वो सारे हमारे यहाँ पे। इन द नॉर्थ देयर इज द हिमालयन रीजन, इन द साउथ ऑफ द हिमालयन रीजन नॉर्दर्न प्लेन हो गया, देन इन द वेस्टर्न साइड देयर इज द थार डेजर्ट, देन द पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। जितने भी रिलीफ फीचर्स होते हैं वो सभी इंडिया मिलते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीफ फीचर्स सपोर्ट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि एक ये भी बड़ा कारण है। अब जो थार डेजर्ट में जो प्लांट्स होंगे वो हिमालय में तो नहीं हो सकते ना, जो हिमालय में होंगे वो पेनिनसुला प्लेट्यू में नहीं हो सकते ना, जो आइलैंड्स में होंगे वो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं हो सकते। सो ड्यू टू द वेरिएशंस इन द टोपोग्राफी और द रिलीफ फीचर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द डाइवर्सिटी इन आवर फ्लोरा एंड फोना। नेक्स्ट जो फिफ्थ और लास्ट जो कोज है, फैक्टर है रिच बायोडाइवर्सिटी के इंडिया में, वो है वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉइल्स। सॉइल्स की जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में बात किया था कि उसमें
ICAR के अकॉर्डिंग mainly 6 types of soils are found in India and different types of soils are suitable for the different types of vegetation or the crops. अलग टाइप की क्रॉप या वेजिटेशन के लिए वो सूटेबल होती है. जैसे हमने बात की थी कि कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल क्योंकि वो ब्लैक सॉइल है, वो कॉटन को सपोर्ट करती है. ओके, एलवेल सॉइल डिफरेंट टाइप की सॉइल है, वो अलग टाइप के प्लांट्स को सपोर्ट्स करेगी. ओके, लेटराइट है. सो वेरिएशंस इन सॉइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. जो फ्लोरा एंड फौना की जो रिच डाइवर्सिटी है, ह्यूज डाइवर्सिटी है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है. तो ये रीजंस हैं जिसके कारण इंडिया में डाइवर्सिटी है वो अधिक पाई जाती है. ओके, तो दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं है, इतना डीपली नहीं जाना है, लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इफ इट इज आस्क्ड फॉर द 3 मार्क्स यू कैन राइट डाउन. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना की. क्लासिफिकेशन यानी कि इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. किस पर्पज से? ये कंजर्वेशन के पर्पज से. कंजर्वेशन के पर्पज से क्यों? तो चलिए देखते हैं क्यों किया गया ऐसा. इट इज एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% के आसपास हमारा वाइल्ड जो फ्लोरा है एंड 20% ऑफ द मैमल्स इन इंडिया आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी कि हमारा 10% के आसपास जो फ्लोरा है प्लांट्स, 20% के आसपास जो मैमल्स हैं वो गायब होने के कगार पर हैं, यानी कि गायब हो सकते हैं. जैसे डायनासोर गायब हो ना, उसी एक्सटिंक्शंस की बात कर रहे हैं, रिस्क के ऊपर है. तो हम एक तरफ तो रिच है, दैट इज ए पॉजिटिव साइड, लेकिन नेगेटिव साइड इज दैट इनके लिए एक बड़ा खतरा क्रिएट हो गया. सो इट इज एस्टिमेटेड दैट द 10% ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ द मैमल्स इन इंडिया आर एट द रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शंस. मेनी ऑफ दीज ट्राइब्स, मेनी ऑफ दीज स्पीशीज आर इन क्रिटिकल स्टेट एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस. यानी कि ये इनमें से ज़्यादातर जो स्पीसीज है वो क्या है, क्रिटिकल स्टेट में है, यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन है, नंबर्स हैं, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और ये लगभग एक्सटिंक्शन हो सकती है उसके किनारे पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इंडेंजर्ड में आ चुके हैं, यानी कि डेंजर है इनके लिए. और अगर थोड़ा सा भी अगर हमने लापरवाही की, हमने थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया, तो हो सकता है ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएं. ओके, सो दीज इंक्लूड्स द चीता, टाइगर, पिंक हेडेड डक, हिल कुकू एटसेट्रा. ये इसमें से कुछ इंक्लूड हैं जिनके लिए खतरा बन गया. अगर हम बात करें हमारे नेशनल बर्ड की, दैट इज़ द पीकॉक, वो भी इसी में इंक्लूड है. ब्लैक बक वो भी इसी में इंक्लूड हो चुका है. ओके, तो अब इनके कंजर्वेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अगर हमें मेंटेन रखना है इकोलॉजिकल बैलेंस, तो उसके लिए कंजर्वेशन जरूरी है. तो उस पर्पज से IUCN ने, IUCN इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. IUCN फुल फॉर्म इसकी रहेगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है. उन्होंने फ्लोरा फौना को क्लासीफाई किया है कुछ कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है. ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो IUCN हैज़ क्लासीफाइड दीज फ्लोरा एंड फौना इनटू 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया. कैसे? इसमें जो पहली कैटेगरी है दैट इज द नॉर्मल स्पेसीज. ओके, नॉर्मल स्पेसीज कौन से हैं? वो स्पेसीज अगर हम हिंदी में कहें तो सामान्य स्पीसीज आ गए. सामान्य स्पीसीज कौन से? कि वो प्रजातियां जिनकी संख्या सामान्य है, यानी कि जिनके लिए कोई खतरा नहीं है. सो नॉर्मल स्पीसीज हुज नंबर्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर सर्वाइवल, यानी कि उनके नंबर्स नॉर्मल है, यानी कि उनके लिए कोई खतरा नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नॉर्मल है और इन फ्यूचर में भी नियर फ्यूचर में कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा. फॉर एग्जाम्पल कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एटसेट्रा. यानी कि इस प्रकार के जो चाहे फ्लोरा हैं, फ्लोरा स्पीसीज हैं, चाहे वो फौना स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, तो उनकी संख्या नॉर्मल है, तो उनको हम लेंगे नॉर्मल स्पीसीज में. ओके, तो ये पहली कैटेगरीज है. जैसे हम कैटल की बात करें, पशुओं की बात करें, गाय की बात करें, भैंस की बात करें, या हम स्ट्रे डॉग्स की बात करें, तो भाई इधर उधर मिल जाते हैं ना. ऐसे हम जैसे डंकी की बात करें तो ये भी नॉर्मल है, हॉर्सेस नॉर्मल हैं, तो ये नॉर्मल स्पीसीज में आएंगे. जरूरी नहीं कि आप यही एग्जांपल दो, आप प्लांट्स की एग्जांपल्स दे सकते हो. फॉर एग्जांपल पीपल, बनियन ट्री, नीम, बबूल, नॉर्मल मिलते हैं ना ये प्लांट्स, तो वो नॉर्मल स्पीसीज में आ जाएंगे. ओके, उसके बाद सेकंड जो इनकी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द IUCN, दैट इज द इंडेंजर्ड स्पीसीज. इंडेंजर्ड स्पीसीज इसको हिंदी में बोलेंगे संकटग्रस्त, यानी कि ये खतरे में है. इंडेंजर्ड स्पीसीज सच स्पीसीज which are in the danger of extinctions such as the black deer and crocodile, Indian wild ass.
ये इसमें इंक्लूड है, यानी कि ब्लैक बक या ब्लैक डियर है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इसमें आ रहे हैं। तो ये इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मीन्स देयर पॉपुलेशन, देयर नंबर्स आर डिक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, तेजी से इनकी संख्या कम हो रही है। और कम हो रही है इट मीन्स ये एक्सटिंक्शंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये गायब भी हो जाएंगे। ओके, तो इंडेंजर्ड स्पेसीज में कौन से हैं कि दो स्पीसीज हुज पॉपुलेशन एंड नंबर्स आर डिक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, तेजी से कम होते जा रहे हैं, उनको हम इंडेंजर्ड मिलेंगे। ओके, कुछ 2 या 3 आपको एग्जांपल्स देने, सच एज द ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, और इसमें आप पीकॉक भी ले सकते हो, आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, स्पेरो, नाउ यू कैन इंक्लूड स्पेरो है, उनकी भी संख्या तेजी से कम हो रही है। तो ये सब कुछ रहेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज में। उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज द वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज। ओके, सुभेद्य हिंदी में कहेंगे। विच आर द स्पीसीज हुज नंबर्स आर डिक्रीजिंग, यानी कि ये वो स्पीसीज है जिनके नंबर्स कम हो रहे हैं। ओके, तेजी से नहीं हो रहे, तेजी से हो रहे थे तो वो किस में आएंगे, इंडेंजर्ड में आएंगे। इनके नंबर्स है, दीज आर द स्पीसीज हुज नंबर्स आर डिक्रीजिंग इफ द कंडीशन दैट एडवर्सली अफेक्ट देयर नंबर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट दे मे मूव टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। हालांकि इनकी संख्या कम हो रही है, तेजी से कम नहीं हो रही है, बट जो नेगेटिव फैक्टर है दैट कंटिन्यू टू ऑपरेट, यानी कि वो ऐसे ही चलते रहे जिसके कारण ये कम हो रहे हैं, तो दे मे मूव टू द इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे जल्दी। इसलिए अभी से हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। इसमें कौन से आते हैं, सच एज द ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट्स, गैंगटिक डॉल्फिन्स, ये इसमें आएंगे, यानी कि इनकी संख्या कम हुई है। लास्ट 10 ईयर्स की बात करें, 20 ईयर्स की बात करें, कम हुई है, तेजी से कम नहीं हो रही, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज स्पीसीज टू। इनके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कम होती रही तो ये किस में आ जाएंगे, ये इंडेंजर्ड में आ जाएंगे, और इंडेंजर्ड के बाद तो लास्ट स्टेज है दैट इज द एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी इज द रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज कौन सी है, रेयर स्पीसीज में आएंगे यहाँ पर आपके, यानी कि जिसको हम हिंदी बोलते हैं दुर्लभ, यानी कि जो ऑलरेडी कम होते हैं। ओके, these species are in very small and if the adverse condition affecting them continue to operate they can fall into the category of endangered species में आ जाएंगे। यानी कि ये भी वही स्पीसीज हैं जिनकी संख्या ऑलरेडी कम है, रेयर तभी ना। और अगर इनको भी एडवर्सली अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो हंटिंग हो, कोई भी फैक्टर्स हो, चाहे वो कटिंग ऑफ द ट्रीज हो, तो वो अगर कंटिन्यू रहे तो ये भी इंडेंजर्ड में आ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट जो कैटेगरी है फोर्थ कैटेगरी हो गई। फिफ्थ कैटेगरीज है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक होता है स्थानिक, हिंदी बोलते हैं स्थानिक प्रजातियां। ओके, एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, यानी कि हर जगह नहीं मिलती। ओके, रेयर की तरह ही है ये भी। सच स्पीसीज आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरियाज अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल और द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अलावा, यानी कि एक नेचुरल या जियोग्राफिकल बाउंड्री का मतलब नहीं है, एक पर्टिकुलर जो छोटा सा एरिया वहाँ पर ये मिलती है। सच एज द अंडमान टील की बात करें, अंडमान निकोबार में मिल रहा है, निकोबारी पीजन, अंडमान वाइल्ड फिग, मिथुन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये उन पर्टिकुलर एरियाज में ही ये स्पीसीज पाए जाते हैं। तो ये फिफ्थ कैटेगरी है, कौन सी होगी, एंडेमिक स्पीसीज, जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ कैटेगरी है दैट इज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी है, यानी कि जो गायब हो चुके हैं, जिनके लिए हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं लुप्त प्रजातियां, लुप्त हो चुकी है। These are those species which are found absent after searching in their habitat such as the Asiatic cheetah, pink-headed duck है, वो extinct species में आ चुके हैं। ओके, तो ये 6 कैटेगरीज है IUCN के अकॉर्डिंग, जिनमें उन्होंने सभी फ्लोरा एंड फौना को क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले नॉर्मल स्पेसीज है, कोई भी एग्जाम्पल दे दोगे, दोज जो इसमें स्पीसीज आ जाएंगे जिनके नंबर से वो नॉर्मल है फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि कोई डेंजर नहीं है। सेकंड में इंडेंजर्ड में आ जाएंगे दोज स्पीसीज हुज नंबर्स आर डिक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं, वो आ जाएंगे इंडेंजर्ड में। वल्नरेबल में दोज स्पीसीज हुज नंबर्स आर डिक्रीजिंग, ओके, उनके नंबर से वो डिक्रीज हो रहे हैं बट नॉट एट ए वेरी फास्ट रेट, उतनी तेजी से नहीं हो रहे, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका रेयर स्पीसीज। रेयर्स मतलब जिनकी नंबर्स ऑलरेडी रेयर होते हैं, एंडेमिक जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, और एक्सटिंक्ट जो गायब हो चुके हैं। ओके, तो ये कैटेगरीज 6 कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू द IUCN, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा हमारा इस चैप्टर का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की। यानी कि यहाँ पर अब तक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जो प्लांट्स
और हम डिस्कस करें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की। तो हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जो हम 6th क्लास में 4th 5th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। वनों से हमें क्या लाभ है, ईजिली आप इसको लिख सकते हो। चलिए हम रिकैप्चुलेट करते हैं। वी हैव मेनी एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से हमें कई टाइप के एडवांटेज मिलते हैं, एंड विच आर इंडिकेटिव ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इससे ये नहीं कि दीज आर नॉट जस्ट वी आर हैविंग द डायरेक्ट एडवांटेज, बल्कि हमें बहुत सारे इनडायरेक्ट एडवांटेज भी मिलते हैं। जो डायरेक्ट एडवांटेज है वो हम जनरली हम ये लेते हैं कि ये इकोनॉमिक एडवांटेज है। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक एडवांटेज है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल, हम सभी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एडवांटेज है जो हमें फॉरेस्ट से होते हैं। फर्स्ट, मेनी टाइप्स ऑफ वुड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से कई प्रकार की लकड़ियाँ हमें मिलती है, विच आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग, फॉरेस्ट इंडस्ट्री एंड एज फ्यूल एट्सेट्रा। उनमें इंपॉर्टेंट जो ट्रीज आते हैं, साल, टीक, रोजवुड, केदार एंड पाइन आर द मेजर टिम्बर वराइटीज में आ जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा एडवांटेज दैट वी ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ द वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। सेकेंड, द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है उनका रॉ मटेरियल, यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करते हैं। कच्चा माल वहीं से आता है। कौन कौन सी, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, मैच मेकिंग इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, पल्प एंड सिल्क इंडस्ट्रीज है। दीज आर द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि ये इंडस्ट्रीज सर्वाइव ही इसलिए कर पा रही क्योंकि फॉरेस्ट से इनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। ओके, थर्ड जो एडवांटेज है, फॉरेस्ट जनरेट रेवेन्यूज एंड द रॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए इनकम का एक बड़ा सोर्स है। दैट इज ऑल्सो वन एडवांटेज, डायरेक्ट एडवांटेज में आएगा। इसके अलावा फोर्थ है, अबाउट 1 करोड़ पर्सनस गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम फॉरेस्ट डायरेक्टली, यानी कि 1 करोड़ के आसपास लोग हैं जो डायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को काम धंधा भी मिला हुआ है। फिफ्थ, मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। कई टाइप के सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स है वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, सच एज द रबर, वैक्स, कुनीन, हर्ब्स एट्सेट्रा। हम जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो सारी की सारी हमें कहाँ से मिल रही है, फॉरेस्ट से मिल रही है। इसी तरीके से वैक्स, जिसको हम लाख बोलते हैं, कुनीन है या रबर है, वो भी हम फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं। ओके, फॉरेस्ट आर ऑल्सो यूज्ड एज ए पास्चर फॉर एनिमल्स, ग्रेजिंग लैंड के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं, घास के मैदान। अगर हम यहाँ पे अगर नॉर्दर्न पार्ट की बात करें जो डेंसली पॉपुलेटेड है, फॉरेस्ट बहुत कम है, लेकिन अगर हम साउथ की तरफ जाएं, पेनिनसुला प्लेट्यू की तरफ जाएं, तो अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस लाइवलीहुड में इंगेज्ड हैं और उनके एनिमल्स के लिए पास्चर है वो फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सेवंथ है, मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज रिसाइड इन द फॉरेस्ट एंड हुज लाइवलीहुड इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट। काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ है वो फॉरेस्ट में ही रहती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़, और उनकी पूरी जो लाइवलीहुड है, जीवन है पूरा, जो भी रोजी रोटी है वो सब कुछ इसी से आती है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन द क्लाइमेट कंट्रोल एंड फ्लड कंट्रोल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं। फ्लड कंट्रोल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जो मिट्टी है उसको पकड़ बनाए रखते हैं, किससे, अपनी जो रूट से, जड़ों से उसको बनाए रखते हैं, तो फ्लड है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाती है। फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेनफॉल टू, यानी कि बारिश लाने में भी सहायक होते हैं। ये भी हम बहुत पहले से बढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज बारिश लाने के लिए एक चीज़ जो ज़रूरी होती है दैट इज़ द मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट। मॉइस्चर है वो ज़रूरी होता है जो कि प्लांट्स के थ्रू ही मिलता है। एंड सेकेंड, दे ऑल्सो हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर है उसको एक मेंटेन रखते हैं। सो इनडायरेक्टली कहें तो दीज आर वेरी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द रेन एंड दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द सॉइल। साथ साथ सॉइल की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं, बिकॉज जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि सॉइल है 2 टाइप की होती है, दैट इज़ द फर्टाइल एंड द सर्टाइल, जो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि उपजाऊ मिट्टी होती है या फिर अनउपजाऊ मिट्टी होती है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो डिपेंड करती है उसमें जो जीवांश होते हैं। ओके, जीवांश समझ रहे हो ना, जो जैसे पेड़ों के जो पत्ते हैं वो मिलते हैं, या फिर जो जीव होते हैं उनके गले सड़े शरीर उसमें मिलते हैं। ओके, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर, सो these forest provides the organic matter to the soil and then the soil become the very fertile। उसके बाद soil है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट प्रिवेंट्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन
द इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, एंड दे अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। इट मीन्स दैट ये जो ऑक्सीजन साइकिल है उसको पूरा करते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स में आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे। सैंड ड्यून्स आर नॉट द स्टेबल वन, वो खिसकते रहते हैं हवा के साथ, लेकिन जो फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ होते हैं, वो उसको रोक के रखते हैं, ओके, कंट्रोल करते हैं। इसीलिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ये भी होता है कि वहाँ पर पेड़ों की एक लाइन लगा दी जाती है, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं। सो फॉरेस्ट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट्स टू। फॉरेस्ट लीड्स टू द ग्रोथ इन द टूरिस्ट इंडस्ट्रीज। टूरिस्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाख्स ऑफ पीपल्स आर एंगेज्ड इन दिस इंडस्ट्री टू, वो भी इसी में इंगेज्ड है। जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर के आसपास की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो एक इम्पॉर्टेंट जो टूरिस्ट स्पॉट होता है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए या जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जिम कॉर्बेट पार्क है, या फिर सरिस्का में जाते हैं, भरतपुर जाते हैं, तो दीज आर द फॉरेस्ट एरिया जो नेशनल पार्क है, ओके। तो ये टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगा, उनके लिए कहाँ है आवास, दैट इज द फॉरेस्ट, ओके। अगर फॉरेस्ट है जैसे जैसे कम होते हैं तो वाइल्ड लाइफ नेचुरली कम होगी, बिकॉज दिस इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। 14th है कि इससे पूरी पृथ्वी है उसकी ब्यूटी है वो बढ़ती है, उसकी सुंदरता है वो बढ़ती है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट है उसके बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन एक समस्या है, दैट दीज आर डिप्लेटिंग, यानी कि ये डिप्लेट होते जा रहे हैं, यानी इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है, इनका विनाश होता जा रहा है। सो वील डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के डिप्लेशन के कारण क्या हैं, इनके विनाश के कारण क्या हैं, ओके। चाहे इसमें फ्लोरा हो, प्लांट्स हो, यानी कि वन हो, और चाहे उसमें एनिमल्स हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, उनकी संख्या कम होती जा रही है, विनाश होता जा रहा है। तो उसके कारण क्या है, कॉजेज क्या है। पहला जो कॉज है दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा लोग, और ज़्यादा लोग का मतलब है ज़्यादा पेट, यानी कि हमें खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, ओके। पहली चीज़ खाने के लिए चाहिए, इट मीन्स दैट वी नीड टू एक्सपेंड और एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें, और उसके लिए क्या करेंगे, हम पेड़ों को काट देंगे, यही होता ना। सेकंड, वी नीड मोर स्पेस टू लिव, रहने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, अगेन वी विल क्लियर द फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करेंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो या किसी भी अर्बन एरिया में रहते हो, तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, तो वो आपको बताएंगे कि आउटर एरिया में देयर वाज द फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन अब क्या है, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। सो ओवर पॉपुलेशन इज़ द मेजर कोज बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, क्योंकि फ्लोरा अगर प्लांट्स कट रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक फोना है वो गायब होता जा रहा है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है फोना का। सेकेंड इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द झूम कल्टीवेशन कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फार्मर्स शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर एवरी 3 to 5 years के बाद अपनी जगह को वो चेंज कर लेते हैं, ओके। कैसे करते हैं वो खेती, दे जस्ट गो देयर, वो क्लियर करते हैं, ओके, क्लियर करते हैं पहले फॉरेस्ट एरिया को, एंड उसके बाद वो बर्न करते हैं, यानी कि क्लियर करने को बोलते हैं श्लेष, और उसके बाद उनको जला देते हैं पेड़ों को, दैट इज़ द बर्न। श्लेष एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। तो 3 to 5 years तक वो एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद जब फर्टाइल कम हो जाती है लैंड, देन दे मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, ओके, अगली जगह चले जाते हैं, एंड देन दे डू द सेम थिंग। वहीं पे वे दे कट द ट्रीज एंड क्लियर द पेच, उस पेच को क्लियर किया, और उसके बाद एग्रीकल्चर की, देन थर्ड प्लेस, ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। सो ड्यू टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन देयर इज ऑल्सो द मेजर कॉज बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द ट्राइबल एरियाज में ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट वन इज द माइनिंग। फॉर द माइनिंग पर्पज, माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो करना जरूरी है, बट फॉर द पर्पज ऑफ द माइनिंग वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरिया को हम क्लियर कर देते हैं। तो इसके कारण भी लॉस हो रहा है, क्योंकि माइनिंग कहाँ पे की जा रही है, उन्हीं ट्राइबल एरियाज़ में की जा रही है जहाँ पे घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, उनको हम साफ करते जा रहे हैं। फोर्थ वन इज़ द मेन कॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज़ द ओवर ग्रेजिंग एंड द फ्यूल वुड। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ग्रेजिंग, लेकिन ओवर ग्रेजिंग मतलब एक ही जगह के ऊपर अगर हम ग्रेजिंग करते रहेंगे तो पशु हैं उनके, चाहे वो पैरों के कारण है या उनके खाने के कारण है, नए जो प्लांट्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते,
यानी कि वो एरिया बिल्कुल साफ़ ही हो जाता है। सेम फ्यूल वुड है, अभी गैस सिलेंडर हैं शहरों में हैं, बट इन द रूरल एरिया पर्टिकुलर इन द यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पे फ्यूल वुड है, उसी को यूज़ में किया जाता है। उसमें करोड़ों पेड़ है, वो हर महीने जला दी जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया इन इंडिया। नेक्स्ट में इज द बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो बिग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोज, अ बिग कोज बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बिग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सच एज द, जैसे डैम बना दिया तो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड से फॉरेस्ट को साफ कर दिया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे लाइन्स, या फिर हाईवेज जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इंडस्ट्री कहाँ सेटअप की जाती है, मोस्टली जो फॉरेस्ट एरिया होती है उस एरिया, वही एरियाज दिया जाता है, प्रमोट वहीं पे किया जाता है। सो ड्यू टू द दीज बिग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स टू देर इज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फ्लोरा एंड फौना के ऊपर, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम फ्लोरा की बात कर रहे थे, फौना की बात करें तो वो कहाँ से गायब हो रहे हैं। जब फ्लोरा गायब होगा तो फौना गायब होगा, बिकॉज जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो क्या है, कहाँ पे रहते हैं ये रह रहे हैं जो फॉरेस्ट एरिया में। इफ़ वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरिया, नेचुरली इज दैट देयर विल अफेक्ट, किसको, फौना को अफेक्ट करेगा। वो कहाँ पर रहेंगे, शिकार करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर डिप्लेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज द कोज बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फौना। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके डिप्लेशन का बड़ा कारण है कि जंगल है, वन है, वो साफ होते जा रहे हैं। उसके बाद जो रीज़न है दैट इज़ द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स है उनकी जो हंटिंग है दैट इज़ ऑल्सो बिग इशू। ऑल्दो वी आर हैविंग द सर्टेन टाइप्स ऑफ द रूल्स, हमारे पास एक्ट्स हैं, 1972 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कब फुली कंट्रोल नहीं हो पाया। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ द सम स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। जैसे पक्षियों की कुछ प्रजातियों की बात करें तो वो गायब हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, वो डिप्लेप्ट हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, क्योंकि इस पॉल्यूशन के कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाए। आप स्पेरो के बारे में देखते होंगे, स्पेरो जो हर किसी के घर में दिखाई देती थी, अब दिखाई क्यों नहीं देते, कहाँ चले गए, क्योंकि हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन के कारण वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए, एडजस्ट ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ द केमिकल्स। नाउअडेज वी आर यूजिंग द केमिकल्स इन द वेजिटेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग में हम यूज़ करते आ रहे हैं, एंड ड्यू टू दैट वन टू कई टाइप की स्पीसीज़ है वो खतरे में आ गई है। हम इवन द वीडीसाइड को यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, तो उसके कारण भी, चाहे वो बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ हो, चाहे अगर हम बात करें इंडियन जो नेशनल बर्ड है पीकॉक की बात करें, तो ये क्या करते हैं पीकॉक्स कि जैसे ही रबी की क्रॉप की या खरीफ की क्रॉप की बुआई होती है, तो ये जो बुआई करते हैं तो उन्हीं दानों को खाते हैं। लेकिन नाउअडेज जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें ऑलरेडी जो बीज होता है, सीड होता है, वो वीडीसाइड से कंट्रोल करने के लिए उसमें ऑलरेडी केमिकल्स मिले होते हैं, और उस केमिकल्स के कारण जैसे ही वो जानवर जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनको खाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। सो यूज ऑफ द केमिकल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड द फौना। नेक्स्ट में इज द फॉरेस्ट फायर, दैट इज़ अ नेचुरल कोज भी है, मैन मेड कोज भी है। फॉरेस्ट फायर जब जंगलों में आग लगती है तो कई कई महीने तक लग रहती है। अमेजन फायर के बारे में आपने गूगल पे सर्च किया होगा, एंड एज अभी रिसेंटली की बात है ऑस्ट्रेलियन जो फायर थी, तो उसके बारे में अगर सर्च नहीं किया तो गूगल ज़रूर कीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि इतने बड़े लेवल पर जो फ्लोरा एंड फौना वो नष्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द मेन कोजेज बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला इस चैप्टर का। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट की बात करेंगे, फॉरेस्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। वहाँ पे हमने नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स की बात की थी। यहाँ पे हम बात करेंगे फॉरेस्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरेस्ट टाइप्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे हम कंजर्वेशन की बात करें, ओके। तो जो हमने स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया था वो भी कंजर्वेशन के टाइप से था। ये नहीं कि पक्षी को अलग रख दो या घोड़े को अलग रख दो, गधे को अलग रख दो, ऐसा नहीं था ना। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि हम बात करेंगे फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने जो हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट है उसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज़ द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। पहला कौन सा है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आरक्षित वन।
रिजर्व फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट है। ये कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द रिजर्व फॉरेस्ट। लगभग 50% जो कंट्री के फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं? वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं। जो हमारा सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट है। ओके, सेकेंड वन इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पर किसी भी टाइप का, चाहे पेड़ों की कटाई हो, चाहे हंटिंग हो, उसके ऊपर बिल्कुल बैन है। ओके, कुछ भी अलाउ नहीं है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जिनको हम संरक्षित वन कहेंगे। ओके, हिंदी में। दीज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिस्ट्रक्शंस, कि ये ऑलरेडी श्रिंक हो चुके हैं, कटाई काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब इनको और नहीं अलाउ है, तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। यहाँ पे हालांकि कटाई अलाउ है, बट जितनी कटाई होगी उतने प्लांट्स, पेड़ और लगाए जाएंगे। ओके, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंजर्वेशन। ओके, 33% के आसपास, जो 1/3 फॉरेस्ट है इंडिया के, वो किस में आएंगे? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आएंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो वहाँ पर ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही होते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हो गए जो अलग, यानी कि इन दोनों के अलावा, कि ऑल अदर टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट वेस्टलैंड्स विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज आर कॉल्ड द अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो कि थोड़े बिखरे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा हो कहीं पे वेस्टलैंड बेकार भूमि है तो उसके ऊपर फॉरेस्ट लगे हुए हैं, या जहाँ से कैनाल है तो उसके दोनों तरफ जो फॉरेस्ट लगे होते हैं। तो कोस्टल एरिया में ऐसा कुछ है, साउदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ कोस्टल एरिया में ऐसा कुछ है, तो वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में आएंगे। ओके, सो फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द रिजर्व फॉरेस्ट। 50% जो फॉरेस्ट है वो कौन से हैं? वो रिजर्व फॉरेस्ट है। क्लियर? 50% फॉरेस्ट आर द रिजर्व फॉरेस्ट एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये जो सेंट्रल इंडिया उसमें मिलते हैं। उसके बाद 33% जो फॉरेस्ट हैं, दीज आर द प्रोटेक्टेड वन, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलते हैं। दीज आर द लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व्ड है। उसके बाद थर्ड है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। 17% के आसपास जो फॉरेस्ट है टोटल कंट्री के, वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं। दीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी। जैसे गांव में होता है पंचायती ज़मीन है, उसके ऊपर जो पेड़ लगे होते हैं तो वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में आ जाएंगे। दीज आर मेनली फाउंड इन द साउदर्न इंडिया। जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजर्वेशन। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लासिफाई कीजिए, तो हमें क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर वी हैव टू क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द क्लास 9th, क्योंकि वहाँ पे हमने नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स की बात की थी। नाउ लेट्स मूव फर्दर, और अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन की। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जिसके 2 पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया अब तक, व्हाट द गवर्नमेंट हैव डन सो फार फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। उसके बाद सेकंड जो पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि कम्युनिटीज़ का क्या रोल रहा है, क्या कम्युनिटी भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इंडिया में अगर बात की जाए, कंजर्वेशन मेंटेन्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेन आवर लाइफ वायबल रिसोर्सेज, वाटर, एयर एंड सॉइल एट्सेट्रा। कंजर्वेशन है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन रखते हैं। सेकंड, जो हमारी लाइफ है उसको सस्टेन करते हैं, क्योंकि जो वाटर, एयर एंड सॉइल है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाता है कंजर्वेशन के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्टेप्स उठाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि विच स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना। जो पहला स्टेप उठाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में पहला बड़ा कदम उठाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, जब उन्होंने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया था, लागू किया था, विच हैड सेवरल प्रोविजंस
फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के प्रोटेक्शन के लिए कई टाइप के इसमें प्रोविजंस दिए गए थे, यानी कि पहली बार जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा एंड फौना, उनको राइट्स मिले थे, लीगल राइट्स मिले थे, जैसे कि पेड़ों की कटाई है या फिर हंटिंग, जो इलीगल हंटिंग थी उसके ऊपर रोक लगाने के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, वो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया था। द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना इसका पर्पज़ था, एंड टू रिस्ट्रिक्ट द हंटिंग को कंट्रोल करना, एंड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, एंड टू प्रोहिबिट द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि ये सब कुछ इसके पर्पज़ थे। फर्स्ट, इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ उनको प्रोटेक्ट करना, टू रिस्ट्रिक्ट, टू कंट्रोल द हंटिंग को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है, यानी कि वनों जो है, वन के जो एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, एंड टू कंट्रोल द ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड है, इलीगल ट्रेड है, उसको कंट्रोल करना। तो इस पर्पज़ से 1972 में गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा कदम उठाया था, दैट इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनटीएससी या फिर बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये एक्ट कब पास हुआ था। ओके, उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे कदम उठाएंगे, जो स्टेप्स उठाए हैं सरकार ने। सेकेंड जो स्टेप उठाया, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एज वेल एज द सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनको एस्टेब्लिश किया है। राष्ट्रीय पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको हिंदी में हम पढ़ते हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है, तो दीज आर द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो सेटअप किए गए। एट प्रेजेंट की बात की जाए, देर आर द 104 नेशनल पार्क है 2020 के अकॉर्डिंग, एंड 561 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इन आवर कंट्री। ओके, तो ये भी एक बड़ा स्टेप है, यानी कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है फ्लोरा एंड फौना दोनों को। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से कई प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। उनका पर्पज़ है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सम स्पेशल फॉरेस्ट एनिमल्स इन द ग्रेव डेंजर्स, कि कुछ स्पेशल जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, यानी कि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। इसमें जैसे टाइगर्स के लिए, कश्मीरी डियर के लिए और हंगुल के लिए, और 3 टाइप्स ऑफ द क्रोकोडाइल्स है, क्लीन वाटर क्रोकोडाइल्स, सैलाइन वाटर क्रोकोडाइल्स या एलिगेटर्स है, एशियाटिक लायंस है या अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग द एलिफेंट्स एट्सेट्रा। तो उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें पर्टिकुलरली, प्रोजेक्ट टाइगर है, इट वाज लॉन्च्ड इन 1973 में लॉन्च किया गया था। ओके, तो इसका मेन जो पर्पज़ था कि प्रोजेक्ट को, जो टाइगर है उसको प्रोटेक्ट करना। तो उसके आउटकम्स भी पॉजिटिव आए। 1850 के आसपास इनकी टोटल पॉपुलेशन थी 1973 में, जो कि अब 5000 को क्रॉस कर चुके हैं, 6000 के आसपास हमारे कंट्री में। तो यहाँ देखिए कि अदरवाइज़ क्या होता, शायद ये भी एक्सटिंक्शन या इंडेंजर्ड में चले जाते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्पेसिफिक स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इसमें 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। इन 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था। इसी तरीके से बाकी और भी प्रोजेक्ट को लॉन्च किए गए थे। ओके, इसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 में। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1980 और 1986 है, उसमें बटरफ्लाइज, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई है, इनको भी उस रेड लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, यानी कि इन जिनको प्रोटेक्ट करना है। इन 1991 में 6 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स वर ऑल्सो प्लेस्ड इन दिस लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार 6 प्लांट्स है उसको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, जिनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो ये सब कुछ कदम जो हैं, स्टेप्स है, वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हैज़ ऑल्सो मेड स्पेशल एफर्ट्स उन्होंने किए हैं फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ एंड अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के पार्टिसिपेशन के लिए, उनको अवेयर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कदम उठाए हैं। जैसे हम अपने सिलेबस में काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो वो भी उसी का पार्ट है अवेयरनेस का। या हम जो स्पेसिफिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्कूल्स में, तो वो भी उसी का ही एक पार्ट है, ताकि हम लोग अवेयर हो पाएँ इसके बारे में। तो ये थे कि कैसे गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट 1972 इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात करेंगे। सेकंड में हम बात करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। थर्ड में हम बात करेंगे स्पेशल प्रोजेक्ट्स की। फोर्थ में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 और 1986 की। और उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट रहेगा उसमें हम बात करेंगे इंक्लूडिंग ऑफ द 6 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स।
ओके, तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया इनके प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है, द कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशन, द रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना के कंजर्वेशन में कम्युनिटीज़ का क्या रोल रहा है, क्या कम्युनिटीज़ भी इसमें इंक्लूड रही है? तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, यहाँ पे मैंने थोड़ी इजी पॉइंट्स में आपको दे दिया। तो सबसे पहले हम बात करें तो फॉरेस्ट आर द हैबिटेट्स ऑफ द सम ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके आवास हैं, यानी कि काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो उन्हीं फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। हु आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उनके लिए सब कुछ है। दे सम कम्युनिटीज़ आर वर्शिपिंग दीज, वर्शिप करती है इन प्लांट्स की, और उनमें ये मानते हैं कि ये नेचुरल गॉड की आवाज़ है, ओके, हैबिटेट है। तो इस तरीके से चाहे वो नोविंगली हो, चाहे वो उनके पार्ट ऑफ कल्चर हो, दे आर प्रोटेक्टिंग, वो प्रोटेक्ट करें, वो कंजर्व करें फ्लोरा को, फोना को, वहाँ के नेचुरल हैबिटेट को। ओके, सो फॉरेस्ट आर ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ सम ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन आवर कंट्री एंड हु आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें, इन द छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड इन उड़ीसा। उसके बाद बात करें इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, लोकल कम्युनिटीज़ आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू प्रोटेक्ट देयर हाउसिंग साइट्स टू मीट देयर नीड्स इन द लॉन्ग रन। इसके साथ साथ कुछ इंडिया के एरियाज है जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ है, दे आर ऑल्सो वर्किंग विद द जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनके साथ मिलकर के काम करें फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। उस इसी में से एक है अमंग दम द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा इज़ नोटेबल। इसमें बिश्नोई कम्युनिटी है, उसका रोल सबसे अलग है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा इन 1730 में फर्स्ट जो चिपको मोमेंट था वो लॉन्च किया गया था, एंड 363 बिश्नोईज ऑफ राजस्थान वो पेड़ों से चिपक करके मर गए थे, शहीद हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि पेड़ों को काटने नहीं देना, बिकॉज जो जोधपुर के महाराजा थे उनको लकड़ियाँ चाहिए थी फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पैलेस, महल बनाना था। तो ये वहाँ से ही एक शुरुआत, यानी कि यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो उन एरियाज़ में अभी भी वाइल्ड लाइफ भी नॉर्मल मिलती है, उन एरियाज़ के आसपास आपको फॉरेस्ट भी नॉर्मल मिलेंगे। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो कि इन सम एरियाज द लोकल कम्युनिटीज आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सच एज द बिश्नोईज ऑफ द राजस्थान एंड हरियाणा, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। उसके बाद नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल देंगे दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये उसी का एक रिलेटेड इमेज पिक्चर दी गई थी। सेकेंड जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द सम विलेजेस ऑफ राजस्थान इन सरिस्का टाइगर रिजर्व्स आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू स्टॉप माइनिंग वर्क अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके साथ राजस्थान के ही जो सरिस्का टाइगर रिजर्व्स है उसके आसपास के जो विलेजेस है दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू स्टॉप द माइनिंग वर्क को बंद करवाने के लिए कोशिश करें। क्यों करें? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना के कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए कि कम्युनिटीज़ है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसी तरीके से द फेमस मॉडर्न चिपको मोमेंट, अभी हमने जो हमारे हिस्टोरिकल चिपको मोमेंट की बात की थी, मॉडर्न जो चिपको मोमेंट है ऑफ द हिमालयाज हैज़ बीन सक्सेसफुल प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशंस इन मैनी एरियाज। जैसे हम हिमालयाज रीजन में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा इन्वायरमेंटलिस्ट हुए, उनके लीडरशिप में मॉडर्न चिपको मोमेंट है वो लॉन्च किया गया था। कि वो जो एरिया था वो जो फोन कंपनीज थी उनको दे दिया गया था, तो उस वक्त वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ ने पेड़ों से चिपक गए थे कि हम इनको काटने नहीं देंगे, ओके, क्योंकि वो उन पेड़ों की जगह जो कमर्शियल टाइप से वैल्यूबल थे वो प्लांट्स लगाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो मॉडर्न चिपको मूवमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट हाउ द कम्युनिटीज़ आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो यहाँ पर ये भी हम थर्ड एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे कम्युनिटीज़ है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। It also showed the community afforestation campaign can be made successful by using the local plant species। और साथ साथ जो चिपको मोमेंट है उसने ये भी प्रूव किया कि जो लोकल जो प्लांट्स है उनको अगर लगा दिया जाए तो भी हम इस अभियान को कामयाब कर सकते हैं। यानी कि लोकल प्लांट्स है उनको अगर हम लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। इसी तरीके से टेहरी उत्तराखंड में ही, यानी कि वहीं का ही एक और एग्जाम्पल हम दे देंगे। द बीज बचाओ फार्मर्स मूवमेंट एंड नवधान्य हैव शोन दैट इकोनॉमिकली वाइबल, यानी कि टेहरी इज़ ए डिस्ट्रिक्ट भी है उत्तराखंड में, इट इज़ ए रिवर ऑल्सो एंड टेहरी डैम भी है एक। सो इन टेहरी द बीज बचाओ
जो फार्मर का आंदोलन था, किसान आंदोलन था, या नवदान ने 2 टाइप के एक मूवमेंट लॉन्च किए गए थे। एंड उन मूवमेंट ने शो किया कि इकोनॉमिकली वायबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज पॉसिबल थ्रू द डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन इवन विदाउट द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसने ये भी प्रूव किया कि विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स टू फार्मिंग इकोनॉमिकली वायबल जो फार्मिंग है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल सेट किया गया था टेहरी के फार्मर्स के थ्रू कि इट इज़ पॉसिबल कि अगर हम केमिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं तो भी हम फार्मिंग के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और वो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें कम्युनिटीज़ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, दैट इज़ द JFM जो प्रोग्राम था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था। इट वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट वाज स्टार्टेड 1988 में स्टार्ट हुआ था उड़ीसा के साथ। ओके, एंड इट वाज द फर्स्ट प्रपोजल फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रपोजल था, यानी कि इसमें मैनेज करना था फॉरेस्ट एरिया को, किसको, आम जो लोग थे उनको गवर्नमेंट के साथ मिल करके, और उसके बाद जब पेड़ों को बड़े होने के बाद काटा जाएगा तो उसका प्रॉफिट शेयर किया जाता था फार्मर्स के साथ। तो अंडर दिस वर्क इज done for the protection of the degraded forest in which officers forest department and rural people worked jointly। इसमें जो लोकल लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने मिलके काम किया था एंड दैट ऑल्सो प्रूव्ड ए वेरी सक्सेसफुल मोमेंट, वो प्रूव हुआ था। अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं कि कैसे कम्युनिटीज़ ने रोल प्ले किया। तो पहला एग्जाम्पल देंगे हम जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनका, सेकंड हम बिश्नोई कम्युनिटीज़ ऑफ राजस्थान हरियाणा का देंगे, थर्ड चिपको मोमेंट का एग्जांपल रहेगा, फोर्थ एग्जांपल रहेगा द फार्मर्स मोमेंट इन टेहरी, एंड उसके बाद जो फिफ्थ हमारा एग्जांपल रहेगा वो एग्जांपल रहेगा JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो बहुत ईजी था। कुछ ऐसे कंसेप्ट नहीं थे कि हमें समझ में ना आए, या कुछ ऐसे कंसेप्ट नहीं थे जो हमने पहले ना पढ़े हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया, आपके अभी सभी कंसेप्ट अगर क्लियर हुए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हमने कुछ दिन पहले एक और एपिसोड लेकर के आए थे नाइट स्टडी टाइम टेबल को लेकर के। तो नाइट स्टडी टाइम टेबल ही नहीं, बल्कि उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, और अगर हमें नाइट स्टडी करनी है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और उसके बाद टाइम टेबल क्या रह सकता है, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए मैक्सिमम, कितने घंटे पढ़ने के साथ साथ हमें किस टाइम तक पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैंने इस जो वीडियो है उसमें एपिसोड में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे, अगर नहीं देखिएगा, अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।